हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखिए लाइट में क्या चीज़ें जितने देखिए हम लोग जितना रिक्वायरमेंट है उसी के बेस पे हम लोग उतना ही नॉलेज गेन करेंगे। ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, डीपली जाने का कोई मतलब भी नहीं होगा और जहाँ डीपली आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम लोग डीपली देखेंगे। तो देखिए ये अगर आपको बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, आप यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, यूपी का हो गया, फिर आपका एम्स अगर देना है, एम्स बीएससी नर्सिंग देना है, यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ऑल प्राइवेट और गवर्नमेंट के कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, फिर एम्स हो गया, या फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर RUH राजस्थान हो गया, या फिर आपको झारखंड आपका बिहार हो गया, या फिर आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल हो गया। कहीं पर भी आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आप जाइए 10 से 20 वीडियो रिवाइज करिए। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन मेरे चैनल पर अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो 10 से 20 वीडियो आप देखिए, आइडिया लग जाएगा कि क्वांटिटी क्वालिटी क्या है और समझ में कहाँ चीज़ें आती हैं। जहाँ से समझ में आए वहीं पढ़ाई करनी चाहिए। तो 10 से 20 वीडियो आप गेस ज़रूर करें, देखें, अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड करें और ताकि सिलेक्शन आपका आसानी से 2024 में हो जाए। तो देखिए हम अपने चैनल पे फिजिक्स भी करा रहे हैं, केमिस्ट्री भी करा रहे हैं, बायोलॉजी भी करा रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी करा रहे हैं और जीके एंड इंग्लिश टोटल करा रहे हैं। और वीडियो मैंने मार्च 15 तक टारगेट दिया है कि पूरी 700 वीडियो आपकी रिवाइज हो जानी चाहिए। 700 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? आप प्लेलिस्ट जाएंगे, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम लोग लाइट सब्जेक्ट देखते हैं। लाइट जो फिजिक्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। एकदम सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्मूथली क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंग टू द वेवलेंथ रेंज अबाउट। देखिए में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ रेंज क्या होता है? 400 से 750 नैनोमीटर होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वेवलेंथ वो कितनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो 400 से 750 नैनोमीटर, ये नियम का नैनोमीटर इस कॉल्ड द लाइट, उसी को लाइट बोलते हैं। तो लाइट का वेवलेंथ कितना होता है भाई? 400 से 750 तक होता है। ये क्वेश्चन ये भी हो गया। नेक्स्ट में देखिए ह्यूमन आई पर रेटिना जो होती है, ह्यूमन आई में जो आई में क्या होता है? रेटिना एक पर्दा होता है। हैज द सेंसिटिव टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द रेंज, तो वो रेटिना ही तो होता है, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी वैक्यूम में आप स्पीड लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो लाइट की स्पीड देखिए, लाइट की स्पीड C से शो किया जाता है, सिंबल होता है, और इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 3 × 10 के पावर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अगर यहाँ पे ये अपान इसको बटे में लिखा गया है ना, इसको अगर हटाएंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इन्वर्स कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड ये है। आप लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज ही जान जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट अगर वैल्यू पूछी जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, तो देखिए लिखा गया है C = 2.9979245 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखा गया है। अप्रॉक्स में डायरेक्ट वैल्यू ये याद करते हैं, तो ये आपको दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट इतनी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देगा तो इतनी वैल्यू होती है, लेकिन उसका अप्रॉक्स का देखिए निशान लगाया गया है ना, ये अप्रॉक्स का निशान होता है, लगभग का निशान होता है। नेक्स्ट में देखिए सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन इनका नाम था। इन्होंने बोला कि हल्ड थ्योर लाइट वेव मेडअप ऑफ, जो लाइट जो होती है ना, वाज मेडअप ऑफ, लाइट बनी होती है टिनी पार्टिकल, एक छोटे छोटे टुकड़े पार्टिकल से बनी हुई होती है। तो ये न्यूटन्स आइजैक ने बोला था। तो इतना हम लोग समझ लेंगे और आगे चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे। तो क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। REFLECTION, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होता है, पहले तो यही चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ है वो वापस हो जाना, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोला जाता है ना। तो रिफ्लेक्शन में बता रहा हूँ। देखिए ये एक सरफेस है, प्लेन मिरर सरफेस है। क्या है? एक प्लेन मिरर सरफेस है।
प्लेन मिरर सरफेस क्या होता है, जिस पे पॉलिश लगा होता है, एक सरफेस होता है इस पे पॉलिश लगा होता है, तो ये प्लेन मिरर सरफेस हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लेन मिरर सरफेस, PLA यानी प्लेन, MIRROR प्लेन मिरर सरफेस, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रेज, कोई भी रेज है, कोई लाइट यहाँ पे गिराई जा रही है, किस पे गिराई जा रही है, प्लेन मिरर सरफेस पे। एक इंसिडेंट मीन्स गिराना होता है, और रिफ्लेक्ट मीन्स जो वापस जाए, जिसको गिराओगे वो इंसिडेंट है और जो वापस जाएगा वो रिफ्लेक्ट रेज है। और देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, परपेंडिकुलर एकदम सीधी नॉर्मल लाइन खींची जाती है, परपेंडिकुलर ये है, हॉरिजॉन्टल ये है, मैंने बताया ही है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी जाती है जो नॉर्मल लाइन होती है। अब यहाँ से इंसिडेंट रेज गिराई जा रही है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे गिरने के बाद ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट होता है। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, देखिए वापस जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट रेज हो गई है इंसिडेंट, और ये नॉर्मल। अब ये जो एंगल बनता है, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल की बात किया जाएगा तो 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल की बात कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट रेज जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको R से शो कर देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट रेज हो रही है। और जो ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाती है उसको I से शो कर देते हैं। तो ये देखिए, तो ये चीज़ होता है I और R, ये जो इंसिडेंट एंगल होती है और ये जो एंगल ये R होती है, ये आपस में दोनों बराबर होती हैं। I एंगल I और I R, तो R और I, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। I का मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट, R का मीन्स रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट में देखिए, हाँ ये चीज़ें यहीं पे लिखी गई हैं, ये नीचे आई है ना, ये देखिए दिया गया है इंसिडेंट और क्या रिफ्लेक्ट दोनों बराबर होती हैं। अब थीटा क्या होती है, थीटा ये देखिए, जो ये थीटा की वैल्यू है ना, ये थीटा क्या होती है, थीटा जो होती है ग्लांसिंग एंगल होता है, ग्लांसिंग एंगल उसको बोलते हैं या फिर ग्रेजिंग बोलते हैं, तो ये चीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट में ये देखिए चीज़ें लिखा गया है, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड मिरर। मिरर किसको बोला जाता है, मिरर मीन्स क्या होता है, दर्पण होता है, शीशा होता है, तो वो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसी को मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट में आगे चलिए, ये देखिए डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लाइट। हाँ ये चीज़ क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय लाइट। लाइट क्या होती है, डेविएशन प्रोड्यूस करती है, डेविएशन मतलब वो चेंज कर जाती है। तो यहाँ देखिए इंसिडेंट लाइट, यहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ नॉर्मल मैंने लाइन बना ही दिया। लेकिन यहाँ पे अगर जो इंसिडेंट गिराई जा रही है ना, यहाँ देखिए डेविएशन कर रही है, तो ये डेविएशन ऐसे शो करते हैं, डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे शो किया जाता है, तो इससे शो करते हैं, ईटा से शो करते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए, ये एंगल ऑफ डेविएशन, एक फार्मूला आप यहीं पे लिख लीजिए कि एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है, क्वेश्चन भी बनते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के। तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू होता है 180 माइनस 2 इंसिडेंस। आई मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट रेज। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आई की वैल्यू दे देता है आपको क्वेश्चन में, और फिर आपको लगाना होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसी पे लगवा दे रहा हूँ, चलिए आप एक क्वेश्चन लगा लीजिए। ये फार्मूला पहले लिख लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन का, नीचे लिख लीजिए किसका फार्मूला है, ये एंगल ऑफ डेविएशन का है, ANGLE एंगल OF ऑफ डेविएशन। यहाँ डेविएशन लिखा है DEVIATION, यहाँ लिखा है, लिख लीजिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप आई की वैल्यू मान लीजिए, क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया गया है। अब आप क्वेश्चन ये सॉल्व करिए, 30 दिया गया है, तो मैंने एंगल ऑफ डेविएशन कितना बताया था, 180 माइनस 2i। यहाँ आई की जगह कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 180 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 30 है ना, 30 कर दीजिए, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो 180 में जब आप 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो आंसर यही हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन का आपको फार्मूला रटा होना चाहिए भाई। नेक्स्ट में ये देख लीजिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि कॉल्ड मिरर इक्वेशन।
ये जो मिरर दर्पण जो होता है उसका एक इक्वेशन होता है, ये आप रट लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। क्वेश्चन दे देता है कि मिरर इक्वेशन बताइए, तो आपको मिरर इक्वेशन दे देगा। अगर मिरर इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व कराएगा तो यहाँ पे v की वैल्यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे दे देगा, और ये आपका फोकल लेंथ है। एफ से क्या होता है फोकल लेंथ। कभी कभी फोकल लेंथ पूछ लेता है, तो फोकल लेंथ आपको निकालने के लिए 1/v की वैल्यू कुछ दे देगा ऑप्शन में, क्वेश्चन में, और यहाँ पे u की वैल्यू भी दे देगा। आप रखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, जितना आएगा उसको एफ से एकदम सीधा कर देंगे, आ जाता है। जैसे यहाँ पे 30 दे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया, तो यहाँ पे 2/30 2/60 हो जाए 2/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/30 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, तो एफ की वैल्यू कितना आ जाएगी 15। ऐसे आप निकाल लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट में देखिए यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो चीज़ें हम लोग को जानना ज़रूरी भी है। तो देखिए कॉनकेव, कॉनकेव मिरर क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, दो मिरर होती हैं। कॉनकेव मिरर एज जो होता है ना थिक होता है, ऐसे होते हैं। ये देखिए एज जो होता है इनका, एज मीन्स EDGE, एज जो होता है इनका थिक होता है, मतलब मोटा होता है ये। तो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर देखिए ऐसे ही होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर जो दर्पण होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉनकेव, ये देखिए पैराबोलॉइड मिरर आर यूज्ड इन सर्च लाइट। सर्च लाइट मोटर हेड लाइट, जो मोटर हेड लाइट जो व्हीकल चलते हैं उसमें, टॉर्च में, इसमें यूज किए जाते हैं। कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर आर यूज्ड एट डिश एंटीना। डिश एंटीना में जो यूज किए जाते हैं कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर आर प्रीफर्ड ओवर प्लेन मिरर फॉर हाइविंग एंड मेकअप बिकॉज कॉनकेव मिरर फ्रॉम हाई मैग्नीफाइड के लिए यूज किए जाते हैं एंड वर्चुअल इमेज के लिए। नेक्स्ट में देखिए कॉनकेव मिरर आर आल्सो यूज रिफ्लेक्शन इन सिनेमा प्रोजेक्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बाई डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। ENT जो डेंटिस्ट वाले मिरर यूज किया जाता है ना, वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है। जाते हैं आप जाइए डेंटिस्ट, मतलब जहाँ पे जो क्या किए होते हैं, कौन सी डिग्री होती है, जिसके पास होती है BDS डिग्री होती है, BDS डेंटल वाली, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी वाली डिग्री होती है BDS। तो उनके आप अगर जाएंगे उनके क्लिनिक पे तो वहाँ देखेंगे जो उनके पास मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर का ही बना होता है, या फिर सोलर कुकर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बना होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो शेप होता है वो मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका जो मिडल पार्ट होता है ना वो क्या होता है, थिक होता है। मिडल पार्ट क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। फिर तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फिगर मैंने बता दिया। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर बिकॉज दियर फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज, दी प्रोड्यूस इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो भाई साहब ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये व्यू ये दिखाता है, क्या दिखाता है, व्यू लार्ज, ये एक लार्ज व्यू दिखाता है। और इरेक्ट मीन्स क्या होता है, इरेज एंड डिमिनिश मीन्स छोटा कर देगा, और इरेक्ट करेगा। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा होता है। और देखिए यहाँ पे दीज मिरर आर आल्सो यूज ये देखिए रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट पर्पज, जो गली में लाइट लगी होती हैं उनमें भी यूज किए जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इमेज। इमेज के आधार पे आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए मिरर को। इफ़ द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर द मिरर। मिरर के पास में अगर रियल इमेज को, रियल ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर बन गया। मिरर के पास में क्या रखा गया है, मिरर के पास में एक रियल ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखा गया है, रियल ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो रियल ऑब्जेक्ट रखा गया है तो वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज द मिरर इज प्लेन। तो मिरर प्लेन मिरर पे कैसा बनेगा, अगर प्लेन मिरर पे बनाना है तो उसका साइज वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब क्या होता है, वर्चुअल मीन्स आभासी होता, आभासी नहीं, क्या होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। वर्चुअल मीन्स क्या होता है यार, वर्चुअल एक होता है, एक रियल इमेज बनता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल मैंने बताया था कि वर्चुअल में क्या होगा, आभासी होगा। जैसे परछाई नहीं होता है उसी टाइप में।
तो अगर मिरर प्लेन है तो वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा और सेम साइज का बनेगा। अगर कॉनकेव मिरर पे वहीं पे बनाना है कि कॉनकेव मिरर पे कैसा होगा, तो कॉनकेव मिरर पे भी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन मैग्नीफाइड होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स में जो यूज करते हैं डेंटिस्ट, उसमें वर्चुअल, इरेक्ट सीधा हो जाएगा, डिमनिश थोड़ा सा छोटा दिखेगा इस मिरर पे। तो डिमनिश वाला कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ये वाला डिमनिश होता है, मतलब छोटा कर देगा। छोटा देखने में ही लग रहा है यार, तो डिमनिश तो कर ही देगा। और ये मैग्नीफाइड तो कॉनकेव वाला होता है ना, ये तो बड़ा लगता ही है ना। ऐसे देखिए बनाइए, ये देखिए ये बड़ा ही है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिए हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। नंबर ऑफ़ इमेज पूछता है भाई क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ़ इमेज फॉर्म बनेगा बाय 2 इंक्लाइन प्लेन। अगर 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर यूज किया जाए तो कितना इमेज, कितना चित्र फॉर्म बनेगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का इन प्लेस बिटवीन रखा गया है दो चीज़ों के बीच में, मिरर फेसिंग ईच अदर एंड एंगल थीटा, द नंबर ऑफ इमेज गिवन बाय। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो आपको ये फार्मूला रटा होना चाहिए। तो आप ये देखिए 360/θ -1, बस यही फार्मूला आप लिख लीजिए। 3 फार्मूला आपको इसमें लिखना है। 360/θ, थीटा की वैल्यू इसमें आपको क्वेश्चन में देगा 360/θ -1 व्हेन, जब 360 माइनस थीटा इज इवन, जब इतने की वैल्यू सीधी, मतलब इवन मतलब क्या होती है? इवन ऑड होता है। इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 हो गया, ये इवन जो 2 से कट जाते हैं वो इवन है। और आड नंबर, देखिए इवन नंबर के लिए ये फार्मूला आपका होगा। अगर 360/θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इवन होगी, इतनी वैल्यू मतलब थीटा दे देगा और 360 आप जब उसमें काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। अभी आगे एकदम एग्जैक्ट समझ पाएंगे ना। आगे चलिए, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो आप एकदम वो हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए 360 माइनस थीटा -1 भी लिख लीजिए, लेकिन ये जब ऑड नंबर होगा तब ये 360/θ जब ऑड होगा और ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल पूछा जाएगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा कि आप नंबर ऑफ इमेज बताइए, लेकिन वहाँ पे लाई क्या है? सिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद 360, ये देख लीजिए 360/θ हो जाएगा जब आपको अनसिमेट्रिकल में पूछेगा। सिमेट्रिकल क्या है? कोई चीज़ समान हो तो उसको सिमेट्रिकल, कोई चीज़ अनसिमेट्रिकल, कोई समान ना हो तो उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में तो ये देखिए, ये आप 3 फार्मूला लिख लीजिए। 360/θ -1, अगर ये रख लीजिए 360 - θ जब अगर इवन होता है तब, और अगर सिमेट्रिकल में पूछा जाएगा तो आप 360 - θ ये यूज कर लेंगे जब ऑड में दिया रहेगा। जब इवन में दिया रहेगा 360θ जब इवन में, और 360/θ जब ऑड में दिया रहेगा, और सिमेट्रिकल में पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा तब आप लगाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए तब अभी आइडिया लग जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ना तो आप कौन सा लगाएंगे? 360 - θ ही लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन एक है, 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड ईच अदर रखे गए हैं और बाई कितने डिग्री पे? 72 डिग्री पे, एंड ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट प्लेस बिटवीन देन दी फाइंड नंबर ऑफ इमेज। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है? 72 दिया गया है। यहाँ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात ही नहीं कर रहा है, ना ही सिमेट्रिकल की ना ही अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा है, ना इसकी बात कर रहा है ना इसकी बात कर रहा है। तो आप ये लगाइए ना 360θ -1, ये डायरेक्ट लग जाएगा, ये कॉमन है। अगर सिमेट्रिकल का पूछता तो यही फार्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल का पूछता तो आप डायरेक्ट ये देखिए 360 यही फार्मूला लगाते। अगर ऑब्जेक्ट ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर में 2 याद करना है। ऑड नंबर में आपको एक सिमेट्रिकल वाला याद करना है, एक अनसिमेट्रिकल वाला याद करना है। अनसिमेट्रिकल का रहेगा तो 360 - θ जितना डिवाइड करेंगे उतना आएगा, उतना आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिकल अगर पूछ लिया तो 360 - θ डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उसमें 1 घटा देंगे। लेकिन कुछ नहीं पूछा जाएगा तो आप सिंपल फार्मूला यही आप अप्लाई कर लेंगे अगर इवन नंबर आएगा। अगर 360/θ की वैल्यू अगर इवन आ गई ना तो 1 घटा देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे 72θ की वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ देखिए 360/θ और -1 ये फार्मूला होता है।
तो 360 माइनस थीटा ये फार्मूला होता है। आप 360 बाई थीटा पहले वैल्यू तो निकाल लीजिए कि इवन आएगा कि ऑड आएगा, तभी तो कन्फर्म होगा। तो 360 बाई थीटा कह रहा है तो इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो पहले हम 360 बाई थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 360 बाई थीटा, थीटा की वैल्यू 72 रख दीजिए। जब 360 बाई 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपने 360 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो ये देख लीजिए, डिवाइड करने के बाद 5 आपका आ जाएगा। 5 क्या है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर यहाँ तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात तो नहीं कर रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो आप ऑड नंबर आया है तो कौन सा लगाएंगे, ऑड नंबर आया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अनसिमेट्रिकल की बात तो कर नहीं रहा है, तो कोई भी नहीं बात करता है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ना कि ये वाला तो अनसिमेट्रिकल के लिए है ही। तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए ऑड वाला, 360 बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा लगाइए, ये देखिए 5 आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा -1। तो 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 इमेज बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। अभी ये क्वेश्चन और हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल इमेज बनना चाहिए ऑफ एक रियल ऑब्जेक्ट का। रियल इमेज कब बनेगा, जब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर यूज किया जाएगा तब बनेगा, ना ही कॉनकेव लेंस दिया गया है। कॉनकेव लेंस में तो बनता ही नहीं है, कॉनकेव मिरर में तो बनता ही है, लेकिन दोनों साथ में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन इसमें देखिए सिमेट्रिकल की बात कर रहा है, पहले तो सिमेट्रिकल की बात कर रहा है। अब सिमेट्रिकल का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सिमेट्रिकल का फार्मूला आप लगाएंगे वो ये देखिए 360 माइनस थीटा 360 अपान थीटा -1 का। ये देखिए सिमेट्रिकल की बात कर रहा है। अब ऑड आएगा कि नहीं आएगा, अगर आगे चलिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, नंबर ऑफ इमेज पूछ भी रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप खुद लगाइए। एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर 30, देखिए 30 डिग्री आपका थीटा की वैल्यू दे दिया। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकल बिटवीन मिरर, फाइंड नंबर ऑफ इमेज। अब ये आप क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा अपान -1, ये फार्मूला लगाइए। पहले 360 बाई थीटा में इतना निकाल लीजिए कि ऑड आएगा कि इवन आएगा। 360 बाई 30 ये कर लीजिए, 30 0 से 0 काटिए और 12 3 36, यहाँ 12 आपका आ जाएगा। 12 क्या है, ऑड है कि इवन है, भाई इवन है। तो इवन है तो वही सिमेट्रिकल और इवन का निकला ही है। तो ये फार्मूला देखिए ना, सिमेट्रिकल -1 ही करना है सिर्फ उसमें। ये देखिए फार्मूला इवन आया है ना, 12 क्या है, 12 आपका इवन ही है। तो इवन में ये फार्मूला आप अप्लाई करिए। सिमेट्रिकल की बात कर रहा है तो सिमेट्रिकल की ये आप फार्मूला अप्लाई करिए। 360 -1 सिमेट्रिकल की बात कर रहा है, ऑड है या ना ही है, तो आप फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई इसमें फार्मूला करेंगे, सिमेट्रिकल की बात कर रहा है तो 360 अपान थीटा -1। अगर ऑड आता तो ये अप्लाई करते, लेकिन नहीं आया है तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप यही फर्स्ट वाला अप्लाई कर लीजिए। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा है तो सिमेट्रिकल में -1 ही वाला अप्लाई करेंगे। 12 देखिए नंबर आ गया है। तो यहाँ पे कितना, कौन सा ऑप्शन आपका 34 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 34 का आप लगाइए। 34 का अपने आप लगा लिए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो 360 ये आप मैं लगा दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 360 -1 360 अब -30 -1, तो यहाँ पे काटेंगे 12 आ जाएगा, -1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही था। नेचर ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये देखिए फॉर्म बाय ये कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात कर दिया। कॉन्वेक्स मैंने बताया था ना कि कॉन्वेक्स क्या करता है भाई, डिमिनिश कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डिमिनिश कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डिमिनिश कर देता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। वर्चुअल बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, डिमिनिश कर देगा। मैग्नीफाइड तो करता है कौन सा, कॉनकेव करता है। तो यहाँ पे डिमिनिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कर रहा है। इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा तो नहीं बनाता है ना, ये इरेक्ट ही बनाता है, दोनों इरेक्ट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ में एक ही एकदम फिट बैठ रहा है। तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे और अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% दिखाई दे रही है। नेक्स्ट में चलिए रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ें होती हैं? रिफ्रैक्शन, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले हम लोग क्या पढ़े? रिफ्लेक्शन पढ़े, अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, तो रिफ्रैक्शन भी समझाते हैं। रिफ्रैक्शन एकदम आसानी से समझिए आप। और रिफ्रैक्शन देखिए, पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डिफिनीसन पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या। पहले समझाएं कि पहले डिफिनीसन नहीं, पहले पढ़ ही लेते हैं। व्हेन ए लाइट, एक लाइट है, ट्रेवल कर रही है मतलब चल रही है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट डिविएट, और फिर वो चेंज भी हो जा रही है, डिविएट भी हो जा रही है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट भी हो जा रही है। दी फिनोमिना इज चेंज इन पाथ, अपने पाथ को चेंज कर रही है, रास्ते को चेंज कर रही है। ऑफ लाइट द मीडियम में तो सेपरेट कर रही है, गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आई कुछ चीज़ें कि नहीं आई? तो अभी समझा देता हूँ। चलिए ये क्लियर करिए। जैसे रिफ्रैक्शन का एक मैं एकदम सीधे की मतलब कहते नहीं है कि एकदम सीधा डिफिनीसन की बात किया जाए। सीधा अगर डिफिनीसन की बात किया जाए तो इसमें लिख सकते हैं बेंडिंग, BENDING, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग माने क्या होता है? झुकना, मुड़ना। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ LIGHT, लाइट रे का बेंडिंग होना एट द सरफेस, सरफेस सेपरेटिंग लिख लीजिए, SEPERATING, सेपरेटिंग टू मीडियम, TWO, टू मीडियम, ये लिख लीजिए इतना। बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीडियम। अब जैसे देखिए ये मीडियम मैं बता दे रहा हूँ, एक रेयर मीडियम होता है, RARE, रेयर, और एक क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीन्स क्या होता है? एकदम जैसे घना आबादी जो नहीं होता वो डेंसर होता है। रेयर का होता है, रेयर को एयर, आप एयर मीडियम मान सकते हैं, डेंसर को वाटर मीडियम मान सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। रेयर से कोई चीज़ डेंस में जाएगा तो वहाँ से प्लेस जगह कम मिलेगा तो वहाँ तो सिकुड़ जाएगा ना, उसी आप हिसाब से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक मीडियम ले लीजिए, ये वाटर, ये आपका एयर मीडियम ले लीजिए, एयर मतलब रेयर मीडियम ले लीजिए, RARE, रेयर मीडियम। ये आपका वाटर मीडियम ले लीजिए, वाटर को क्या कर दीजिए? डेंसर मीडियम कर दीजिए, DANSER, डेंसर मीडियम कर दीजिए। अब यहाँ आप एक लाइट गिराइए, लाइट गिराने के पहले आप एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लीजिए, परपेंडिकुलर एक लाइन पे नॉर्मल लाइन यहाँ बना लीजिए, ये नॉर्मल लाइन हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इस जो आप इंसिडेंट लाइट गिराए हैं, अब इसको सीधे ऐसे निकल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपने पाथ को चेंज कर जाता है और वाटर डेंसर मीडियम में ये जो इंसिडेंट लाइन है ना, ये घूम जाती है किसकी तरफ? ये आपके नॉर्मल लाइन की तरफ घूमती है, नॉर्मल लाइन की तरफ आती है, और ये आपका सरफेस हो गया। तो ये चीज़ हो गया, ये मतलब पाथ जैसे ही आप मीडियम चेंज करेंगे ना, ये इंसिडेंट रिफ्रैक्शन का मीन्स यही होता है कि अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ घूम जाती है। तो ये चीज़ है। इसकी रिफ्रैक्शन की 3 मीडियम होती है, 3 कंडीशन होती है। एक होती है डेंसर से जाएगी, अभी एक होती है DENSER, डेंसर से जाती है, रेयर में जाती है। रेयर में जाएगी ना, अगर रेयर में जाती, यहाँ से लाइट गिराते ना, एक नॉर्मल ये लाइन है, ये नॉर्मल है, तो ये अब की बार ये सरफेस की तरफ जाती है, ना कि नॉर्मल। यहाँ रेयर की तरफ जा रही ना, तो यहाँ से ऐसे घूम जानी, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये निकलती सरफेस की तरफ जाती है। तो ये चीज़ हो जाता है। एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन और है, थर्ड कंडीशन जो है इसका ये है, ये मान लीजिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे दिए हैं, कोई भी मीडियम दिए हैं। अब यहाँ पे अगर इंसिडेंट लाइट एकदम नॉर्मल पोजीशन पे गिराई जाती है, मान लीजिए नॉर्मल लाइन है, अब नॉर्मल लाइन से एकदम यहीं से मान लीजिए बैटरी टॉर्च जलाया जा रहा है एकदम सीधे इसी पे, तो ये आई जो इंसिडेंट रेज होती है ना, ये 0 हो जाती है विदाउट एनी बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग होती ही नहीं है। तो ये चीज़ 3 कंडीशन होती है। एक होती है यार स्नेल लॉ होता है। स्नेल लॉ यार काफ़ी मतलब जैसे ही पढ़ो ना डर लगने लगता है कि स्नेल लॉ होता क्या है, ये भी डर लगता है ना कि स्नेल लॉ होता क्या है। चलिए स्नेल लॉ को आज डर ख़त्म करते हैं। पहले देखिए, कोई चीज़ पढ़ाने के पहले अपना डर ख़त्म करना पड़ता है। तो मैंने पहले ये जो स्लाइड है ना 2-3 घंटे पढ़ा हूँ भाई, मेहनत किया हूँ। आप भी मैं 2 घंटे पढ़ा हूँ तो आप 4 घंटे पढ़िए ना। मैं पढ़ाने के लिए 2 घंटे पढ़ा हूँ, आप तो पास होने के लिए, आप तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, अपने करियर बनाने के लिए पढ़ना है ना। तो आप मेरे से डबल तिबल मेहनत करिए।
चलिए देखिए स्नेल लॉ आपको बताते हैं। स्नेल लॉ होता क्या है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, अब वो एक नेम दे दिए, इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्नेल लॉ बोले क्या थे? दी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रो जो लाइट गिराई जाती है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। दी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो होती है वो रिफ्रैक्ट रे हो जाती है, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल से वो चेंज हो जाती है। दी इंटरफेस टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस का फेस होता है वो चेंज हो जाता है। ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में चेंज होते रहते हैं। तो इसने लॉ का नेम ये था, मान लीजिए ये एक आपका सरफेस प्लेन हो गया, सरफेस एक प्लेन हो गया। अब ये आपका डेंसर मीडियम मान लीजिए हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। अब यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ये नॉर्मल लाइट है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल लाइट है, यहाँ से मान लीजिए ये गिराया जा रहा है। फिर एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ऐसे गिरा दिए, अब ये थोड़ा सा इसको इधर चला गया, तो यहाँ से थोड़ा सा एंगल देखेंगे डेविएट होगा, तो यही स्नेल लॉ बोल रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेज हो रहे हैं, जैसे थोड़ा सा बेंड कर रहे हैं वैसे गिर जा रही है। ये देखिए हाँ यहाँ पे ये चीज़ दिया है। तो थोड़ा सा ये देखिए सेकंड पॉइंट, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज द मीडियम सेपरेशन फॉलो स्नेल्स लॉ। द फिगर यहाँ पे दे दिया गया, फिगर रिप्रेजेंट नॉर्मल एट द नॉर्मल सेपरेशन आई इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट वाली आर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों डिफरेंट है, ऐसे सेम मिलाने की कोशिश मत करिएगा। रिफ्लेक्शन जो होता है ऐसे आएगा, तुरंत यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस चला जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है मीडियम पे चलता है, रिफ्रैक्शन मीडियम में चेंज कर जाता है। तो रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली दिन पेयर मीडियम, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए क्या है, ये एक सरफेस एरिया बनाया गया है, इसको देखिए रेयर मीडियम बता दिया, यहाँ पे डेंसर मीडियम घना वाला। अब यहाँ से देखिए ये लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, अब ये देखिए रिफ्लेक्ट, यहाँ से तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर गया, ये देखिए एकदम रिफ्लेक्ट लाइट ये है ना जो वापस चली गई, लेकिन ये तो वापस नहीं आई ना, ये तो क्रॉस कर गई, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई। देखिए यहाँ पे एंगल देख लीजिए, और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे इंसिडेंट लाइट यहाँ से गिराई गई, यहाँ से इंसिडेंट गिराई गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ आई है, यहाँ पे आर देख लीजिए, तो वही चीज़ स्नेल लॉ बोले थे। साइन आई, साइन आई क्या है? साइन आई मीन्स इंसिडेंट और आर मीन्स रिफ्लेक्ट, तो ये इक्वल टू म्यू टू के बराबर होता है, और ये वैल्यू जो होती है साइन आई में, हम लोग तो डायरेक्ट यही पढ़ते हैं ना स्नेल में, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, या इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब साइन आई क्या है? साइन आई, साइन तो साइन थीटा कास थीटा तो पढ़े ही होंगे ना, आई इंसिडेंट हो जाता है, आर रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं। तो ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, दो केस दिया गया है, बस इतना ही स्नेल लॉ था। स्नेल लॉ में कुछ ज़्यादा चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी थी, बस स्नेल लॉ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्नेल लॉ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए एक थोड़ा सा आपको ये कर देते हैं, स्नेल लॉ आप लिख लीजिए। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ मीन्स क्या होता है? साइन आई, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ANGLE, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस INCE, INCIDENT, इंसिडेंट अपान क्या होता है? साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन REFRACTION, रिफ्रैक्शन। यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा था साइन आई अपान साइन आर, वही चीज़ हम लिख दिए हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू को म्यू किससे शो किया जाता है? ये जो म्यू एन म्यू टू है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे ये देखिए म्यू वन और म्यू टू यहाँ पे दिया गया है, म्यू वन म्यू टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इधर भी रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए रिफ्रैक्ट, और ये भी म्यू टू, ये भी रिफ्रैक्ट है, तो जो मीडियम है वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यू वन म्यू टू आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, एक रेयर का म्यू वन है और म्यू टू जो है वो भी डेंसर मीडियम का है, तो वो मीडियम ही है। म्यू वन म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिधर रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट वही म्यू वन है। म्यू वन म्यू टू हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि म्यू वन म्यू टू क्या है, तो म्यू वन और म्यू टू अब आप समझ गए होंगे, जो रेयर मीडियम है वो म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रेयर की तरफ तो रिफ्रैक्ट हो रहा था, वही चीज़।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यू की वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो C/V ये फार्मूला रट लीजिए। C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम होती है, जो 3 × 10⁸ हम रखेंगे ही हमेशा, कांस्टेंट वैल्यू होती है, या फिर आपका क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया जाएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम देखिए V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर C की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो 3 × 10⁸ हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा। ये फार्मूला आप नोट करिए, ये फार्मूला हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, और पूछ सकता है, पूछ लेगा तो मज़ा आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी करा देंगे, चिंता मत करें आप। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूचुअल टू C/V, वेयर C/V आर द स्पीड ऑफ लाइट, दोनों स्पीड ऑफ लाइट ही है, वैक्यूम में एक है, एक मीडियम में है, वैक्यूम एंड इन द गिवन मीडियम, मीडियम आपका दिया रहेगा। नेक्स्ट में एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे द मीडियम हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव, हाँ ये देख लीजिए, जो आपका पूछता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डेंसर का क्या होता है, डेंसर का अधिक होता है। एक से अधिक किसकी वैल्यू होती है, ये देखिए डेंसर वाले की, अगर एक से कम पूछा जाएगा तो रेयर वाले की होती है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द टू मीडियम, टू मीडियम मतलब रेयर, और एक क्या होती है डेंसर पे डिपेंड होती है। कलर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के कलर वेवलेंथ के लाइट पे भी डिपेंड करती है, लाइट के वेवलेंथ पे भी, और लाइट के कलर पे भी डिपेंड करती है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे करती है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम के टेम्परेचर पे, तो ये करती है। तो इतनी चीज़ आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin I अपॉन sin R, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द, किस पे नहीं डिपेंड करती, वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ मीडिया से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बार बार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप क्या बताइए, यूनिट बताइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कोई डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन होता ही नहीं है, तो यूनिट भी नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ याद करिए, डायमेंशन लेस होती है, हैविंग नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए ऑप्टिकल डेप्थ, ये सब चीज़ें हटाते हैं, वो चीज़ें मैंने बता ही दिया। हाँ ये देखिए, अकॉर्डिंग टू काउची फार्मूला, काउची एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे, अपने नाम पे ही काउची फार्मूला एक दे दिए, म्यूचुअल टू A+ लिख लीजिए, A+ B बाई लेमडा स्क्वायर, ये देखिए लिखा गया है, ये काउची फार्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है काउची फार्मूला। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ किया जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा पॉइंट होते हैं ना कि भड़काऊ पॉइंट टाइप होते हैं, काउची फार्मूला दे दिया, तो ऐसे कुछ लड़के होंगे कि काउची फार्मूला तो सुने ही नहीं होंगे ना कभी कि काउची फार्मूला क्या होता है। तो काउची फार्मूला आप तो जान ही गए होंगे, अगर पूछता है तो मज़ा आ जाएगा। लेमडा इंक्रीज होगा तो म्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, जैसे देखिए ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दिख नहीं रहा लेमडा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर लेमडा को बढ़ाओगे तो ये म्यू घटेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व और कराते हैं, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व है, बस आपको देखना है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए चलिए दिखाते हैं, समझ लीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व आप कर ही लेंगे, लेकिन समझना कंपलसरी है, समझिए अच्छे से, बताते हैं। देखिए इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपको म्यू की वैल्यू दे दिया गया है, म्यू की वैल्यू 1.5 दे दिया गया है। फाइंड द वेलोसिटी, भाई भी आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी इन ग्लास में क्या लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना वही फाइंड करना, वही पता करना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखिए ऐसे क्वेश्चन में दे देता है, ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में ना जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना वो आपका क्वेश्चन में दे देते हैं, तो अगर नहीं याद भी रहता है तब भी आपका काम हो जाता है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट आपकी C की वैल्यू, C की वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ होती है। मैं कितनी बार ये बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब ये क्वेश्चन आप इसी फार्मूले पर रखिए, एकदम शानदार आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे म्यू इक्वल टू C की वैल्यू 3 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन V की वैल्यू दिया गया है, V की वैल्यू नहीं दिया था, यहाँ म्यू की वैल्यू 1.5 दिया था,
तो इसको जब आप ऐसे करेंगे ना, इसको यहाँ म्यू 1.5 रख देंगे तो यहाँ 1 कर दीजिए। अब यहाँ से ऐसे ले जाइए, इसको भी यहाँ करिए, 1.5 को नीचे लेके आइए, ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए भी यहाँ लाए, 3 × 10 के पावर 1.5 किए, तो यहाँ पे इसको 30 कर लीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको आप एकदम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको 1.5 को नीचे 15 करना है तो कितना कर देंगे, नीचे यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा ना। ये आप सॉल्व कर पा रहे होंगे कि नहीं, न्यू स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं यार। देखिए 3 × 10 के पावर 8 लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है 1.5। अब 1.5 को अगर आपको 15 बनाना है, ऐसे पॉइंट को हटाना है तो ऊपर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ 15 हो गया, अब यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ 10 यहाँ 30 हो गया ना। अब यहाँ 30 आप लिख सकते हैं। अब 15 दूनी 30 आपको काटेंगे तब भी तो 2 इंटू कितना बच जाएगा, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही तो बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन तो है नहीं इसमें, बस क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट में चलिए कुछ चीज़ें और लेंस के ऊपर देख लेते हैं। लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है। तो चलिए, लेंस क्या होती है, लेंस एक पीस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब इधर से आप देखेंगे तो उधर दिखेगा, उधर से दिखेंगे तो इधर दिखेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है। बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। देखिए एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, 2 सरफेस हैं। हुईच एट लीस्ट, लगभग मतलब कम से कम वो एक तरफ कर्व होता है, 1 इंच कर्व होता है। देखिए एक तो कर्व आपका रहेगा ही, कर्व होता है तो उसको लेंस बोलते हैं। कम से कम एक तरफ कर्व होना चाहिए। इसमें तो दोनों तरफ कर्व है, इसमें तो एक तरफ कर्व है, इसमें भी दोनों तरफ कर्व है। तो नेक्स्ट देखिए सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस क्या होती है, सिलेंड्रिकल लेंस जो होती है, इफ द कर्व, सिलेंड्रिकल लेंस देखिए, इफ द कर्व सरफेस सिलेंड्रिकल द लेंस आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस में जो सरफेस होती है वो कर्व होती है। बी सेल स्टडी रिफ्रैक्टिव थ्रू द स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, यही तो कॉन्वेक्स लेंस बनाई गई है ना। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, इन द सेंट्रल पोर्शन इज थिकर। मैंने बताया था जो सेंट्रल मतलब मिडिल जो पोर्शन होता है थिक होता है ना, तो ये देखिए थिक है ना, इधर थिक है। लेंस आर कॉल्ड, उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का एक बार तो क्वेश्चन यार पूछ लिया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंटिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट क्या होता है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये बनाया गया है आपका, कौन सा लेंस बनाया गया है, कॉन्वेक्स बनाया गया है। अब यहाँ से जब इंसिडेंट्स लाइट आपको यहाँ पे गिराएंगे ना, तो ये क्या कन्वर्ज मतलब पास में ले आती है, कन्वर्ज कर देती है। कन्वर्ज और डाइवर्जेंट होता है, ये देखिए कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है। तो उसी हिसाब से जब आप कॉनकेव पढ़ेंगे ना तो वहाँ डाइवर्जेंट कर देता है। तो चलिए अभी आगे वो भी हो सकता है मिले। तो ये देखिए डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स देखिए ये हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से है ना, तो इसीलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले एक प्लेन मैंने खींचा, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स बनाया, तो यहाँ देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला जा रहा है। मेन तो कॉन्वेक्स है ना, प्लेन तो आगे किया गया है ना, तो प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स प्लेनो बोल सकते हैं। तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ देखिए एक ये तो ये क्या किया गया, कॉन्वेक्स किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसे ये वाला बनाइए ना, ये वाला देखिए ये क्या है, ये कॉनकेव है। तो ये देखिए कॉनकेव किया गया है, एक ये वाला अंदर वाला ना ये कॉनकेव किया गया है। ये देखिए ऐसे ही किया गया है ना, एक तो ऐसे किया गया है, ये तो कॉन्वेक्स से लिया गया है, लेकिन एक ये जो इधर वाला बनाया गया ना, ये कॉनकेव से लिया गया है। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ये होती है, बस पहचानना है आपको, एकदम अच्छे से पहचान जाएंगे जब बार बार पढ़ेंगे। हाँ ये देखिए आ गया कॉनकेव लेंस आ गया, जो मैंने बता रहा था कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस इज द सेंट्रल पोर्शन इज थिनर। देखिए इनका सेंट्रल पोर्शन थिन है ना, पतला है एकदम थिन, लेकिन इनका जो एज वाला पोर्शन है देखिए किनारे वाला पोर्शन, लेंस आर कॉल्ड, देखिए दी सेंट्रल पोर्शन थिन होता है, लेंस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जेंट लेंस। ये जो यहाँ से अगर लाइट यहाँ से निकाली जाए ना, इंसिडेंट लाइट यहाँ से डाली जाए, उसी को इंसिडेंट लाइट कहते हैं, तो ये क्या कर देती है, डाइवर्जेंट कर देती है, मतलब फैला देती है, डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है। तो अब इसका इसीलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट लेंस किसको बोला जाता है भाई, देखिए कॉनकेव लेंस को बोला जाता है। तो यहाँ देखिए
यहाँ तो डबल है, डबल कॉनकेव है, यहाँ एक प्लेन कर दिया गया और एक यहाँ पे कॉनकेव कर दिया गया, तो प्लेनो कॉनकेव। और यहाँ पे कॉन्वेक्स, ये देखिए हाँ, यहाँ पे एक तो ऐसे बना दिया गया, ये कॉन्वेक्स से लाया गया, और लेकिन ये लास्ट वाला जो है ना, ये देखिए ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है कॉनकेव से। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ये है। नेक्स्ट में देखिए थिन लेंस क्या होती है। थिन लेंस आप देख सकते हैं, थिन लेंस ये लेंस सूज, थिकनेस इज एलिजिबल, कंपैरिजन, रेडाई, कर्वेचर, ये सब हटा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, लेंस मेकर फार्मूला आपको रटा होना चाहिए और थिन लेंस का फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। तो लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू -1 1/r1 1/r2। R1 और R2 क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से देखा था, R1 R2 जो होती है रेडियस आर कर्वेचर, पुट साइन विथ। देखिए साइन जो उसमें साइन दिया रहता है माइनस में या प्लस में, तो साइन के साथ आपको R1 R2 पुश करना रहता है। तो यहाँ देखिए ये क्या होती है, रेडियस, कर्वेचर की रेडियस आपके क्वेश्चन जब देगा अगर तो आपको दे देगा। तो क्वेश्चन में R1 R2 की वैल्यू दे देता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू देता है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1 घटा देते हैं, यहाँ आपका जो रहता है जो घटा जोड़ा देते हैं, फिर आपको एफ फोकल लेंथ डायरेक्ट पूछता है, फोकल लेंथ निकल जाता है। फिर आपको ये फार्मूला तो पता ही है, मैंने क्वेश्चन भी इस पे कराया नहीं लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट में पावर ऑफ लेंस, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और बार बार क्वेश्चन पूछता भी है भाई कि पावर ऑफ लेंस बताइए। तो देखिए पावर ऑफ लेंस इट डिफाइंड एज P = 1/f, वेयर f क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ऑफ द लेंस, और P क्या होता है, पावर होता है किसी लेंस का पावर, और f किससे शो करते हैं, फोकल लेंथ से। तो ओबियसली देखिए यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो ये देखिए मीटर इनवर्स होती है या फिर उसी को डायोप्टर भी बोलते हैं। तो ये दोनों याद करिए आप, पावर की यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स होती है या फिर उसी को डायोप्टर बोलते हैं, DIOPTER, डायोप्टर। डायोप्टर पावर की क्या होती है, पावर की क्या होती है, ये देखिए पावर की यूनिट होती है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट में आप पावर कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज निगेटिव। हाँ तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है कि पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भाई साहब, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस होती है, वो पॉजिटिव होती है बिकॉज क्योंकि फोकल लेंथ भी उसका पॉजिटिव आता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव जब ये आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ काम लगता है। फिर देखिए पावर ऑफ लेंस इज, ये क्वेश्चन पूछता है कि पावर ऑफ लेंस बताइए, तो आप P1 P2 जोड़ देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन भी देता है, आगे चलिए कंडीशन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, अभी आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे। इफ़ द लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल, अगर मान लीजिए ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको एक लेंस है, इसको हॉरिजॉन्टल कट किया जाता है, आधे पे कट कर दिया जाता है, तो 2 पार्ट में ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पूछता है कि इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पावर और फोकल लेंथ इस लेंस का क्या हो जाएगा अगर हॉरिजॉन्टली इसको काटा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं अनचेंज, पावर और फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, पावर चेंज नहीं होगा, ना ही फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा, ना ही पावर में। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए कि R1 R2 एंड म्यू विल बी फुल इमेज, लेकिन इसका इंटेंसिटी क्या होती है, वो हाफ हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए 17.7% भी बचा रह जाएगा इंटेंसिटी, ब्राइटनेस इसकी जो इमेज की रहेगी। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफ़ अगर लेंस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन में या वर्टिकल लाइन में परपेंडिकुलर अगर किसी को काट दिया जाए, किसी को नहीं लेंस को काट दिया जाए, तो लेंस को काटने पे ये देखिए 2 पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो दोनों पार्ट में क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं ये चीज़ देखना है। फॉर वन पार्ट, एक पार्ट का देखिए 1/f यहाँ पे दिया गया है, f यहाँ पे जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2f हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आप वर्टिकल वाला देख सकते हैं, वर्टिकल में काफ़ी चीज़ें चेंजेज हो जाती हैं। वर्टिकल में जो उसकी फोकल लेंथ होती है वो 2f हो जाएगी, देन पावर वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पावर क्या फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और पावर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो एक डबल हो रहा है और एक हाफ हो जा रहा है। नेक्स्ट में ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन अच्छे सब क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेक्ट किए गए हैं। तो क्वेश्चन बताइए, ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन लाइट ड्यू टू,
क्वेश्चन पूछता है भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन गलत कराने का एकदम ये तरीका होता है एग्जामिनर का। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करते हैं, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं, वो सब टीचर ही। ये देखिए टीचर जो जहाँ नर्सिंग कराया जाता है, नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, तो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जहाँ क्वेश्चन कहाँ से सेट होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी भेजती है एक एजेंसी के पास और एजेंसी क्वेश्चन को सेट करती है। तो क्वेश्चन टीचर ही सेट करता है, कोई अलग से, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से अनपढ़ सेट करता है, तो पढ़ा लिखा ही सेट करता है। वो सोचता है कि ऐसे क्वेश्चन दिया जाए ना कि ऑप्शन को फंसाया जाए और क्वेश्चन गलत कराया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन लाइट, ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन लाइट ड्यू टू, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो विजिबल होती है कोई चीज़। मान लीजिए मोबाइल से हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल मुझे विजिबल हो रहा है, तो कैसे विजिबल होती है? लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। कैसे? वो ऑब्जेक्ट भी हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट करती है ना, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो विजिबल तभी होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। तो ना ही क्या चीज़ नहीं होती है, ना उस पर स्कैटरिंग की वजह से, ना ही रिफ्रैक्शन की वजह से, ना एब्जॉर्प्शन की। रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे होता ना, यहाँ बी ऑप्शन में अगर रिफ्लेक्शन होता, REFLECTION, तो वो ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ तो रिफ्लेक्शन है नहीं ना, तो ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ डी ऑप्शन देखिए, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं सही है, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन सही गलत कराने का एकदम एग्जामिनर सोच रहा है, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। आप देखिए कॉनकेव की बात कर रहे हैं, जो कॉनकेव क्या कर रहा था, वो भाई डिमिनिश नहीं कर रहा था, तो वो क्या ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट एंड नॉट विथ इन द फोकल लेंथ, ऑलवेज वर्चुअल बनाएगा, ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा वो इन्वर्टेड सीधा बनाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको 9th ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन इसमें कौन सा आप लगाएंगे? तो इसमें तो मुझे तो ऑलवेज रियल, हमेशा ये रियल ही बनाता है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज नॉट विथ इन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रखा जाता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म करता है तभी। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में क्वेश्चन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, बताइए। ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, मतलब लेकिन सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही भी करते हैं। लगभग कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन को गलत कर दे। तो 61 का कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम किस में होगी? डायमंड में होगी, वाटर में होगी, वैक्यूम में होगी कि ग्लास में, अदर मीडियम दिया गया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है हमेशा वैक्यूम में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो क्या होता है? मिनिमम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें किसका सबसे कम है, तो इसी वैक्यूम का सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। नेक्स्ट में चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हेन लाइट पास कराया जा रहा है फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, देन द फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट चेंज। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? मान लीजिए ये लाइट है, इंसिडेंट है, यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, पास कराया जा रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं करती? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है? तो बताइए, लाइट जब पास कराया जा रहा है वन मीडियम इनटू दूसरे मीडियम में, तो वेवलेंथ जो होती है, वेलोसिटी जो होती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। दोनों चेंज करती हैं भाई, वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज करती हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। तो आप सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी की जल्दी इसके कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें तो आपका भाई क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल इसको काट रहा है, वर्टिकल काट नहीं रहा, नहीं तो वहाँ तो फोकल लेंथ डबल हो जाती और पावर उसके हाफ हो जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी उसी कॉन्वेक्स लेंस को ही बोला जाता है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी का, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए यार, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यहाँ दे रहा है ना, कॉनकेव इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? उसी को कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस को
BICONVEX कॉन्वेक्स LENS कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस को इक्यू कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस साइज पावर P है, पावर P दिया गया है। इट इज़ कट इनटू टू सिमेट्रिकल, हाफ में काट दिया गया बाई प्लेन कंटेनिंग ए प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन टू पीसेस में कर दिया गया। जॉइंट ए शो इन फिगर द पावर ऑफ द कंबाइंड विल बी। तो अब इसका पावर बताना है कि पावर इसका क्या हो जाएगा। पावर बताइए, पावर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आपको बताना है कि पावर क्या हो जाएगा। तो 63 का क्वेश्चन आप बताइए, पावर चेंज होता है कि नहीं, निकालें क्या, वो चीज़ दिखाएं आपको क्या कि पावर में क्या चीज़ें चेंजेज होती हैं। तो पावर बताइए। अभी चलिए आपको 63 का दिखा देते हैं। ये पहले आप अगर समझ पाएंगे तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये देखिए, पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर काटते हैं तो पावर एंड फोकल लेंथ अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ देखिए अगर कट कर रहे हैं वर्टिकली तो पावर एंड फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होती है, सिर्फ इंटेंसिटी ही हाफ होती है। तो अब आप वो क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन शायद कौन सा ऑप्शन जाएगा उसमें देखिए, ABCD, डी ऑप्शन जाएगा, 0, मतलब कोई चेंज। पावर क्या हो जाएगी, पावर 0 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट इमिटेड बाय ग्लो वार्म इज ड्यू टू। ये कह रहा है कि द लाइट इमिट कर रही है, एक ग्लो वार्म है, लाइट उसके द्वारा इमिट किया जा रहा है। किसके द्वारा, ग्लो वार्म जो होता है वो लाइट इमिट करता है। तो बताइए 64 का लाइट इमिट कर रही है ग्लो वार्म किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ मून लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ, ये बायोल्यूमिनेंस की वजह से, देखते नहीं है जो एक चिड़िया होती है बायोल्यूमिनेंस तो वो करती है, चमकती रहती है, एक मक्खी कोई होती है छोटी सी, तो बायोल्यूमिनेंस हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए, इन केस ऑफ, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर लिखा गया, हाइपर मीन्स अधिक होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में इसमें जो नियर की ऑब्जेक्ट, जो पास वाली ऑब्जेक्ट होती है ना, वो नहीं दिखाई देती हैं। दूर तो दिखाई देती है, हाइपर है ना तो दूर की दिखाई देगी, नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। तो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। क्यों नज़दीक की जो नियर वाले होते हैं वो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इस पे जो ऑब्जेक्ट का वो रेटिना, जो आँख का रेटिना होता है, पर्दा जो होता है ना, उसके पीछे इमेज बनने लगती है। इसीलिए जो क्या नियर की होती है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए, द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती क्योंकि उसका इमेज, नियर ऑब्जेक्ट का इमेज जो वो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनना लगता है। बिहाइंड मीन्स पीछे, तो रेटिना के पीछे बनता है। तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। इमेज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो ये चीज़ हो जाएगा। इमेज कह रहा डिस्टिंक्ट फ्रंट ऑफ रेटिना के बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये देखिए, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट भी कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा मैं भी आपकी हिंट करता हूँ, नहीं तो कहेंगे क्वेश्चन भी नहीं लगवाते हैं। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, वो भी नहीं लगवाएंगे, हर चीज़ बता रहे हैं। कैलकुलेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, 1.5 इंटू क्या दिया गया है, वेलोसिटी आपको दे दिया गया है। लाइट की वेलोसिटी कितना दिया गया है, v की वैल्यू। पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c/v। अब v की वैल्यू तो आपको दे दिया, c की वैल्यू तो आपको पता होगा ना, 3 × 10⁸ होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वैल्यू रखिए, इसको नीचे रखिए, आप क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर पाएंगे ना। ये देखिए सॉल्व करके आपको दिखाई देते हैं, नहीं तो फिर ये भी कहेंगे कि सॉल्व पूरा कैलकुलेशन करते नहीं हैं। 10⁸ करिए और 1.5 इंटू 10⁸ क्या करिए, यहाँ पे 8 कर दीजिए। तो 8 से 8 तो वैसे भी कट जाएगा ना, एकदम सीधे 8 से 8 कट गया। अब यहाँ 1.5 था, 1.5 है, इसको 15 बनाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 को 30 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, 2 आ ही जाएगा ना। 2 पे तो निशान भी लगा है यार, एकदम तो 2 हो जाएगा। एकदम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इसी को कहते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं। बार बार लोग बोलते हैं ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है और एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यही था, इसी को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं और सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन बोलते हैं। तो आप सरल क्वेश्चन यही है भाई,
कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनता है, सरल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। 107 नंबर आइए, दी ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो आसमान होता है वो ब्लू एकदम दिखाई देता है, ड्यू टू किसके कारण दिखाई देता है, वो दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग होती है, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से फैलती है। स्कैटरिंग मतलब फैलाव होता है, तो स्कैटर इस कहते नहीं है, लाइट बहुत स्कैटर कर रही है, फैल रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। एब्जॉर्ब कर लेगी तो कैसे दिखाई देगी, एब्जॉर्ब मतलब उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब मतलब उसके अंदर ब्राउनियन मतलब वो कर रही मूवमेंट करने की वजह से, ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है। ब्राउनियन मूवमेंट ऐसे ही होता है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। ब्राउनियन मूवमेंट देखना है तो आप ब्राउनियन मूवमेंट कहाँ से अच्छे देखेंगे, अभी तो धूप नहीं हो रहा ना, नहीं तो अपने घर में जो मुक्का उक्का होता है बना होता है थोड़ा सा, वहाँ देखिए अगर लाइट अंदर आती है घर में मुक्का, तो उस लाइट पे देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, एकदम वहाँ का एग्जाम्पल एकदम अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन इस समय तो धूप हो नहीं रहा तो नहीं देख पाएंगे। चलिए स्कैटरिंग इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं तो नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। पहले आप अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पे चलेंगे। और इसका आंसर मैंने बता ही दिया था, एक बार क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है भाई। जो ऊपर कराया था 30 रखेंगे, फिर उसके बाद 12 आता है, फिर उसके बाद 11 आंसर आ जाता है, वही वाले क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन और है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन और है, इसको तो मैंने, हाँ ये क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लेंगे, इतना कुछ आज ज़्यादा टफ नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं सॉल्व होता है तब फिर मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहले चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, देखिए दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू ये सेम है यार। क्वेश्चन आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि रिफ्रैक्टिव वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो होता है तो 1.33 ही होता है, डायरेक्ट वैल्यू ही है वो, एग्जैक्ट वैल्यू है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अब वाटर में लाइट की स्पीड पूछ रहा है तो वो बताइए ना, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। अब ये क्या पूछ रहा है, यही वैल्यू पूछ रहा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, सी की वैल्यू आप रखेंगे तो इसमें रख लीजिए म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ये रखिए। म्यू की वैल्यू दिया है 1.33 दे दिया, और सी की वैल्यू 3 × 10 के पावर 8 अपान रखेंगे वी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको नीचे करिए, इसको यहाँ पे ले जाइए, तो जब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और ये 3 × 10 के पावर 8 हो गया अपान 1.33 करेंगे। 1.33 का मतलब होता है 4.3 होता है, इसका वही होता है, जब इसको काटेंगे तो इतना ही आता है। फिर उसके बाद 1.33 को जब इसको सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व होगा, 3 × इतना करेंगे, यहाँ 2 जीरो ले जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो कर देंगे, 300 हो जाएगा। 133 से जब काटेंगे 300 को 1.5 2 तो 2 के लगभग में आएगा, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में यहाँ कुछ नहीं है, 3 × 10 के पावर 8 दिया ही है, आप यहाँ 1.33 दिया है, यहाँ 2 दशमलव को हटाना है, 133 करना है तो यहाँ 300 कर दीजिए, क्योंकि 10 से एक बार गुणा करेंगे और 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 2 दशमलव इधर करना है, 2 जीरो 3 से हो जाएगा, 133 से जब करेंगे तो 2 ही बार तो कटेगा। तो यहाँ पे देखिए यही एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। बस इतना ही पढ़ाना था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक अगर जो लड़का लड़की नहीं किया है वो अभी कर ले, नहीं करना है तो देखे अपना देखे दूसरे चैनल से तैयारी करे भाई। अगर लाइक नहीं करना है उसको और कुछ करना नहीं है, चैनल के बारे में सोचना नहीं है, मेरे चैनल को बोलता रहता हूँ आप अपने सोशल मीडिया पे यूज करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं, तभी BSc नर्सिंग कंप्लीट होने तक ये समझिए कि इस चैनल को एकदम धुआंधार प्रोग्रेस कराइए, क्योंकि इतना मेहनत कोई कर ही नहीं रहा। देखिए यूट्यूब पे छानिए फूकिए ना, कोई फ्री में इतना पढ़ा रहा नहीं पढ़ा पा रहा होगा, पढ़ाएगा तो यार वो पैसा ही लेगा। फ्री में ज्ञान देना इस समय अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी दे रहा हूँ। चलिए जब तक देता हूँ तब तक लेते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए। मज़ा तो आया ही होगा, क्योंकि मेहनत तो हम ही किए हैं। अब आप कितना मेहनत करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक लड़का तो अब भी हंस रहा है देख के, पता नहीं लाइक किया है कि नहीं, लाइक किया है शायद। चलिए लाइक करेगा तो सही है, नहीं लाइक करेगा तो और अच्छी बात है। सभी लोग लाइक करें, मेरे चाचा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं।